नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम विवाह की पद्धतियों को पढ़ रहे हैं एवं समझ रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में हमने मुस्लिम विवाह पद्धति एवं ईसाई विवाह पद्धति को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था एवं समझ लिया था। इस लेक्चर में हम जनजातीय विवाह पद्धतियों के बारे में एवं अन्य विवाह पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं विवाह के बारे में। विवाह एक सामाजिक संस्था होती है जो कि यौन इच्छाओं की संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे पारिवारिक व्यवस्था का विकास होता है एवं यौन संतुष्टि से जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनको वैधानिकता प्रदान होती है। राइट। पिछले लेक्चर में हमने जो है हिंदू विवाह पद्धति, मुस्लिम विवाह पद्धति एवं ईसाई विवाह पद्धति, इन तीनों पद्धतियों को धर्म के आधार पर इन विवाह पद्धतियों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था एवं समझ लिया था। आज हम जो है जनजातीय विवाह पद्धतियां, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जनजातियों में जीवन साथी को किस विधि से चुना जा सकता है। राइट। तो जनजातीय विवाह पद्धतियां या जनजातियों में जीवन साथी चुनने की जो विधियां हैं उनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इनकी जो पहली विधि हो जाएगी जनजातीय विवाह पद्धति में, सबसे पहला हो जाएगा क्या? परीक्षा विवाह हो जाएगा। परीक्षा विवाह जनजातियों में सर्वमान्य एवं प्रचलित विवाह पद्धति है। चूंकि जनजातियां पहाड़ी क्षेत्रों में, वन क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में निवास करती हैं जहां पर भौगोलिक दिशाएं प्रतिकूल होती हैं, इसीलिए अगर वहां पर जीवन जीने के लिए शारीरिक क्षमता, शारीरिक शौर्य, बुद्धि, बल की अधिक क्या होती है? अनिवार्य होती है। इसी वजह से जनजाति में इस विवाह पद्धति का प्रचलन क्या होता है? अधिक होता है, ताकि जो कन्या का पिता है वो अपनी कन्या के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से एक सुयोग्य जो है वर क्या कर सके? तलाश कर सके। और इसके लिए वो क्या करता है कि जितने भी वर होते हैं उनकी क्या लेता है? परीक्षा लेता है, जिसको ही क्या कहा जाता है? परीक्षा विवाह कहा जाता है। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में भी प्राचीन काल में स्वयंवर का जिक्र होता था। राइट। उस स्वयंवर में आसपास के जो जितने भी राजा महाराजा होते थे उनको आमंत्रित किया जाता था और वो राजा अपना शारीरिक बाहुबल या बुद्धिबल जो है प्रदर्शित करते थे और जो कन्या होती थी उसमें से योग्य वर को अपना जीवन साथी चुन लेती थी। वैसा ही जो है वो परीक्षा विवाह में होता है। यहाँ पर कन्या का जो पिता होता है वह एक सुयोग्य वर्ग की तलाश के लिए जो है जितने भी वर पक्ष होते हैं या जितने भी वर होते हैं उनकी क्या करता है? परीक्षा लेता है। और ये जरूरी भी है क्योंकि जनजातियों को कठिन संघर्ष करना पड़ता है, उनको अपने अस्तित्व के लिए शारीरिक बल की अधिक अनिवार्यता होती है। राइट। और जो शारीरिक रूप से जितना अच्छा उम्मीदवार होता है उसको ही फिर जो है उसके साथ में कन्या का विवाह किया जाता है। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके उदाहरण याद रखना, क्योंकि परीक्षा में परीक्षा विवाह के बारे में आप आसानी से 100 शब्दों में, 50 शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर की प्रामाणिकता के लिए हमारे पास में एग्जाम्पल्स होना चाहिए। तो इसलिए अधिक से अधिक जो है एग्जाम्पल्स हमको याद रखने, जिसमें पहला हो जाएगा नागा। जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत में नागा जनजाति पाई जाती है और नागा जनजातियों में प्राचीन काल में युद्ध के समय पर जो व्यक्ति जितना शारीरिक फुर्तीला होता था, बल होता था और जो युद्ध में जितने अधिक शत्रु के सिर काटता था उसको कन्या के विवाह के लिए वरीयता दी जाती थी। तो जो परीक्षा विवाह है उसका एक उदाहरण किस में मिलता है? हमको नागा जनजातियों में मिलता है। राइट। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पर भील समुदाय में। जो गुजरात के भील हैं उनमें होली के अवसर पर गोल गधेड़ो नृत्य होता है और
चूंकि जो गोल गधेड़ो नृत्य है वो एक पर्व भी है जिसमें भील जनजाति के जो युवक एवं युवतियां हैं वो अपने जीवन साथी की तलाश करते हैं। राइट, ये जो गोल गधेड़ो नृत्य होता है, इस उत्सव में एक पेड़ या खंबे का जो ऊपरी सिरा होता है उस पे गुड़ एवं नारियल क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और उसके चारों ओर जो है लड़कियों का घेरा होता है जो कि क्या करती हैं, नृत्य करती हैं। उसके बाहर जो है लड़कों का समूह होता है, वह भी नृत्य करते हैं, और इसमें लड़कों को अपनी शारीरिक बल का, बुद्धि का एवं फुर्ती का प्रदर्शन करना होता है। लड़के के समूह से जो लड़के होते हैं वो इस नारियल के वृक्ष या खंबे पर चढ़कर गुड़ एवं नारियल जो है वो लाने के लिए प्रयास करते हैं। तो वहीं जो लड़कियां होती हैं वो सामूहिक रूप से उन लड़कों को खंबे पर या नारियल के जो पेड़ से नारियल लाने के लिए क्या करती हैं, उनको रोकती हैं, कई बाधाएं डालती हैं। कई बार तो वो लड़कों के कपड़े भी फाड़ देती हैं, उनको पीटती भी हैं, उनकी टांग भी खींचती हैं, उनके बाल नोचती हैं, कुल मिलाकर उनको खंबे पर या नारियल के पेड़ पर चढ़ने से रोकती हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, जो लड़का जितना शारीरिक रूप से फुर्तीला होगा, अधिक बलवान होगा, वह उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए जो है नारियल के पेड़ से या खंबे से जो गुड़ एवं नारियल बंधा है उसको ले आएगा। और जो व्यक्ति ले आएगा वह समूह में जितनी भी लड़कियां हैं उन लड़कियों में से किसी भी एक लड़की से अपना क्या कर सकता है, विवाह कर सकता है। तो जो भी लड़का ले आएगा वो सारी लड़कियां उससे विवाह करने के लिए तैयार होंगी, और वह लड़का उन समूह की किसी एक लड़की से क्या करेगा, विवाह कर लेगा। राइट, तो इस तरीके से ये जो परीक्षा विवाह है ये संपन्न होता है। तो हम यहाँ पर जो है एक नागा जनजाति का उदाहरण लिख सकते हैं और दूसरा भील जनजाति का गोल गधेड़ों का नृत्य भी लिख सकते हैं। दूसरा हो जाएगा परिवीक्षा, क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। परिवीक्षा विवाह पद्धति विवाह की वह विवाह पद्धति है जिसमें लड़का लड़की को एक साथ कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि वो अपने आने वाले जीवन में जो विवाह संस्था होती है या विवाह के महत्व को या अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को, अपने जीवन साथी को अच्छे से समझ सकें एवं एक सही निर्णय लेकर विवाह की जो परंपरा है उसका निर्वहन कर सकें। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लिव इन का जो कंसेप्ट है वर्तमान समय में, लिव इन, शादी से पहले मॉडर्न एज में जो लड़के एवं लड़कियां हैं वो लिव इन में रहते हैं ताकि अपने लाइफ पार्टनर की जो भी गुण हैं या जो भी उसमें बुराइयां हैं उनको अच्छे से समझ सकें, क्या वो जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं, इसीलिए वो शादी से पहले कुछ समय के लिए एक साथ रहते हैं। वैसे ही परिवीक्षा विवाह में भी लड़के एवं लड़की को एक सीमित अवधि के लिए एक दूसरे के साथ रहने और एक दूसरे के समझने का जो है वो अवसर दिया जाता है। इसका उदाहरण क्या है, असम की कुकी जनजाति। भारत के असम की कुकी जनजाति में जो विवाह के लिए इच्छुक युवक होता है वो लड़की के घर आकर रहता है और लड़की के घर में आकर वह लड़की के साथ रहता है। राइट, और जब वह लड़की के घर रहता है तो उनको घूमने फिरने, साथ साथ रहने, कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। हालांकि यौन संबंध स्थापित करने की अपेक्षा नहीं होती है, परंतु फिर भी अगर वो इसको उचित मानते हैं तो इसके लिए इसको बुरा भी नहीं समझा जाता है। और कुल मिलाकर एक निश्चित अवधि के लिए लड़के एवं लड़कियां एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और अंत में उन दोनों के जो लड़की है उससे पूछा जाता है। अगर वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों की सहमति होती है तो उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है, नहीं तो जो युवक है उसको घर वापस भेज दिया जाता है। चूंकि उसने लड़की एवं लड़की के परिवार का जो है वो समय बर्बाद किया है, इसलिए कई बार जो है उसको कन्या पक्ष को जो है वो हर्जाना भी चुकाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, परिवीक्षा विवाह हो जाएगा और इसका उदाहरण असम की कुकी जनजाति। राइट, फिर
तीसरा हो जाएगा क्रय विवाह हो जाएगा, राइट। तो चूंकि इसका जो है नाम ही क्या है, क्रय विवाह करना, तो कई बार जनजातियों में विवाह के लिए वधू से शादी करने के लिए भारी मात्रा में वधू मूल्य जो है वो वधू के पिता को दिया जाता है, राइट। और जैसे ही क्या कहते हैं, वधू मूल्य कहते हैं। अब आने वाले जो जितने भी विवाह हैं, जैसे क्रय विवाह है या फिर अपहरण विवाह है, सहपलायन विवाह है, राइट, इन सब में वधू मूल्य का बहुत ही अधिक महत्व होता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना, राइट। तो यहां पर हो जाएगा क्रय विवाह, राइट। कुल मिलाकर वह विवाह पद्धति जिसमें वर के द्वारा वधू के पिता को कुछ जो है मूल्य चुकाना पड़ता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वधू मूल्य कहते हैं। और जब वधू मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, क्रय विवाह कहा जाता है। अब दरअसल जो जनजातियां हैं उनमें वधू मूल्य का कंसेप्ट क्यों चलता है, उसका कारण क्या है कि जनजातियों में जो स्त्री का आर्थिक महत्व या जो श्रम मूल्य है वो क्या होता है, अधिक होता है। चूंकि जो स्त्रियां होती हैं वह अपने परिवार के साथ रहती हैं और अपने परिवार के साथ में जीवन के संचालन के लिए वनों से वनोपज एकत्रित करना, खेतीबाड़ी करना, सभी कार्यों में अपने परिवार की क्या करती हैं, मदद करती हैं। अब अगर उनकी शादी हो जाती है तो वो लड़के के साथ में वर के घर में जाकर रहने लगेंगे। इससे जो वधू पक्ष का परिवार है उसको व्यक्तिगत तौर पर क्या होगी, एक सदस्य की हानि होगी, क्योंकि वह भी उनके जीवन यापन के लिए जो है आर्थिक क्रियाओं में उनकी मदद करता था। इसीलिए जो है कि भाई जब विवाह होगा तो लड़की वर के घर में जाकर रहने लगेगी। इस वजह से जो आर्थिक नुकसान होगा या श्रम मूल्य का नुकसान होगा, उसकी भरपाई के लिए ही जो कन्या का पिता होता है वह वर पक्ष से क्या करता है, वधू मूल्य चुकाने को कहता है, राइट। और इस वजह से जो है वधू मूल्य चुकाने के पश्चात जो है वो विवाह संपन्न होता है। या एक तरीके से हम ये कहें कि जो भी व्यक्ति अच्छा खासा जो है वधू मूल्य चुका देता है उसका विवाह हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्रय विवाह कहते हैं। तो इसके दो कारण थे। तो एक कारण तो मैंने बता दिया है कि जो कन्या है उसके चले जाने से जो श्रम मूल्य की हानि होती है उसकी भरपाई किससे हो जाती है, वधू मूल्य से हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि जनजातियों में कई ऐसी विवाह पद्धतियां होती हैं जिससे विवाह विच्छेद भी आसानी से हो सकता है। अब अगर बगैर वधू मूल्य के लाएंगे तो हो सकता है कि विवाह के 1 साल पश्चात या 2 साल पश्चात ही उस स्त्री को छोड़ दिया जाए, राइट। लेकिन चूंकि अच्छा खासा वधू मूल्य देकर वो विवाह करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं कि उस स्त्री को एक तरीके से तलाक नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि उसने इसको अच्छे खासे पैसे देकर जो है वो विवाह संपन्न किया। इसके साथ ही जो वधू मूल्य है उसकी वजह से कई बार जो है वो जनजातियों में विवाह में विलंब भी होता है और कई बार वधू मूल्य अधिक होने की वजह से कई युवक युवतियों का तो विवाह ही नहीं हो पाता है और वो अधिक आयु तक क्या होती हैं, अविवाहित रहती हैं, राइट। इसके उदाहरण यहाँ से समझना, एक तो हो जाएगा साइबेरिया की जो किर्गिज जनजाति है उसमें एक वधू का मूल्य जो है वो 81 पशुओं के बराबर होता है। अर्थात जब वर पक्ष 81 पशु जो है वो कन्या पक्ष को देगा तब जाकर वहां पर विवाह संपन्न होता है। वैसे ही अफ्रीका की जो थोंगा है या बांटू जनजाति है उसमें भी वधू मूल्य के रूप में दौर एवं जो है वो पशु भेंट किए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, लावोला कहा जाता है, राइट। इसके साथ ही जो वधू मूल्य है इसके बारे में भी हम और अच्छे से समझते हैं। जो वधू मूल्य होता है
वो है कन्या की शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता एवं सुंदरता पर निर्भर करता है। जितनी अधिक कन्या सुंदर होगी वधु मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। और दूसरा निर्भर करता है कि जो युवक, इच्छुक युवक है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। अगर वो अच्छा खासा धनवान है तो स्वाभाविक सी बात है वह अधिक वधु मूल्य भी चुका सकता है। राइट, यहाँ पर एक चीज और मैंने बताई थी कि पहले लेक्चर में हमने समझा था मेहर। मुसलमानों में भी, मुस्लिम विवाह पद्धति में भी विवाह के पहले मेहर तय हो जाता है, जिसमें वर पक्ष को वधु पक्ष के लिए, या हम ये कहें कि जो वधु होती है उसको मेहर की रकम चुकानी होती है। राइट, अंतर केवल इतना होता है कि जो मेहर की रकम होती है वह पत्नी की व्यक्तिगत क्या होती है, संपत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर जो वधु मूल्य होता है वह कन्या को नहीं बल्कि किसको, कन्या के परिवार वालों का उस पर क्या होता है, अधिकार होता है, क्योंकि उसके परिवार के साथ ही आर्थिक या श्रम की क्या होती है, क्षति होती है। राइट, और इस वधु मूल्य से ही जो पत्नी है और उसके परिवार की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसका क्या है, पता चलता है। भाई जितनी अधिक वधु मूल्य होगा, स्वाभाविक सी बात है वो जो पत्नी है और उसके जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, राइट, उसकी अहमियत पता चलती है। फिर कैलिफोर्निया का भी उदाहरण ले सकते हैं। कैलिफोर्निया की जनजाति में भी व्यक्ति की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, राइट, वह भी इस बात पर निर्भर करती है कि वधु मूल्य कितना है, अर्थात माँ के विवाह में कितना वधु मूल्य चुकाया गया था। इस बात से कैलिफोर्निया की जनजातियों में सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो तय होती है। इसके साथ ही जो नागाओं में भी वधु मूल्य क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है, जिसको चुकाना क्या होता है, आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर अतिरिक्त अगर हम भारत की बात करते हैं तो गोंड है, संथाल है, खरिया है, ओराम है, कुकी है, भील आदि भारत की ऐसी जनजातियां हैं जिसमें वर के द्वारा कन्या पक्ष को वधु मूल्य जो है वो चुकाने की क्या होती है, प्रथा होती है। राइट, अगर हम इसका विपरीत पक्ष देखें तो जो उत्तर भारत है, जिनमें समतल भूमि होती है, जहां पर कृषि अच्छे से की जाती है, वहां पर लिंगानुपात दरअसल क्या होता है, कम होता है। राइट, हमारे मध्य प्रदेश में भी चार बात करें तो जनजातियों में लिंगानुपात जो है वो अधिक होता है, अर्थात महिलाओं की संख्या अधिक होती है और पुरुषों की संख्या क्या होती है, कम होती है। इस वजह से वधु मूल्य का कंसेप्ट भी उजागर होता है। लेकिन हमारे देश में, हमारे उत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दहेज प्रथा चलती है, जो कि उल्टी होती है। इसमें कन्या के पक्ष को, दरअसल किसमें, कन्या के पक्ष को वर पक्ष को क्या होता है, दहेज देना पड़ता है, जबकि वधु मूल्य क्या होता है, जस्ट उसके विपरीत होता है। अब हो जाएगा अगला, अपहरण विवाह हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब किसी भी व्यक्ति के पास में वधु मूल्य चुकाने की हैसियत नहीं होती है तो वह अपहरण करके किसी भी स्त्री के साथ में विवाह कर लेता है, जिसको क्या कहा जाता है, अपहरण विवाह कहा जाता है। चूंकि जनजातियां किसी क्षेत्र विशेष में रहती हैं और उन जनजातियों में प्राकृतिक संसाधनों को लेकर कई बार संघर्ष भी होता है, और इसी संघर्ष की वजह से एक जनजातीय समूह दूसरे जनजातीय समूह पर आक्रमण करता है, और इस वजह से कई बार जो जीतने वाला समूह होता है वह हारे हुए समुदाय की जो भी स्त्रियां होती हैं उनका बलपूर्वक हरण कर लेते हैं और उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, जिसे अपहरण विवाह कहते हैं। अपहरण विवाह के दो कारण होते हैं। राइट, एक तो क्या हो जाएगा, लड़कियों की कमी हो जाएगा। भाई लड़कियों की कमी अधिक होगी तो उससे वधु मूल्य भी क्या होगा, अधिक होगा। राइट, और दूसरा क्या होगा, वधु मूल्य का अधिक होना। तो इन दोनों कारणों की वजह से जो है वो अपहरण विवाह जो है प्रचलन में होता है। ये भी भारत की गोंड जनजाति, नागा जनजाति, हो, खरिया, संथाल, विरहोर, भूमिज, राइट, भील तथा मुंडा आदि जनजातियों में भी अपहरण विवाह जो है वो प्रचलित होता है। हालांकि हमारे देश के स्तर पर आधुनिक शिक्षा की बात करें, राष्ट्रीय कानून की बात करें, यह जागरूकता के आधार पर जो अपहरण विवाह है इस पे कमी तो आई है,
परंतु ये पूरी तरीके से भी अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। राइट। अब अगला हो जाएगा सहपलायन विवाह हो जाएगा। जो सहपलायन विवाह है वो अपहरण विवाह से ही क्या होता है, मिलता जुलता होता है। राइट। अपहरण विवाह में क्या होता है कि अपहरण विवाह में जब लड़कियों की कमी होती है तो एक जनजाति दूसरी जनजाति पर हमला करती है, या फिर जो कन्या होती है उसका हरण करके ले आते हैं और उससे विवाह संपन्न कर लेते हैं, तो वो अपहरण विवाह होगा। अब यहाँ पर दरअसल हम कह सकते हैं कि जो सहपलायन विवाह है ये एक तरीके से गंधर्व विवाह या क्या होती है, लव मैरिज ही होती है। जब क्या होता है कि जब दो युवक एवं युवतियां आपस में प्रेम करते हैं और वो क्या करते हैं, शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, परंतु यदि लड़का वधू मूल्य चुकाने में असमर्थ है या फिर वधू के परिवार वाले इससे तैयार नहीं होते हैं, तो कई बार लड़का जो है वो वधू का क्या करता है, अपहरण करता है। लेकिन अंतर इसमें होता है कि सहपलायन विवाह में जो लड़की होती है वह भी इस अपहरण के लिए क्या होती है, सहमत होती है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लड़का लड़की दोनों सहमति से घर छोड़कर क्या होते हैं, भाग जाते हैं और कुछ दिनों तक वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ समय पश्चात वो जब उनके परिवार वालों की नाराजगी समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है तो वो घर क्या होते हैं, लौट आते हैं और घर वाले भी उन्हें दंपत्ति के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जिसे सहपलायन विवाह भी कहा जाता है। और यह बिहार की जो है जनजाति में यह प्रथा देखने को मिलती है। इसके साथ ही राजस्थान के भील। तो दो उदाहरण याद रखने हैं, एक तो बिहार की हो जनजाति एवं भीलों में भी जो है सहपलायन विवाह प्रचलित है। फिर अगला हो जाएगा सेवा विवाह हो जाएगा। जनजातियों में वधू मूल्य का महत्व होता है। अब यदि अगर किसी भी वर पक्ष के पास में वधू मूल्य चुकाने की हैसियत नहीं है या वर पक्ष वधू मूल्य चुकाने की क्षमता नहीं होती है, तो उस स्थिति में भी क्या किया जाता है, सेवा विवाह होता है। सेवा विवाह का सीधा सा मतलब ये होता है कि इसमें जो लड़का है उसको लड़की के पिता की सेवा करनी होती है, और जब लड़की का पिता लड़की की सेवा से खुश हो जाता है या संतुष्ट होता है तब जाकर वह अपनी लड़की का विवाह उस लड़के से करता है, और इस विवाह को ही क्या कहते हैं, हम सेवा विवाह कहते हैं। सेवा विवाह का कारण क्या है कि जो वर है वह वधू मूल्य चुकाने में क्या होता है, असमर्थ होता है। इसीलिए वधू मूल्य के एवज में कभी कभी वह कुछ वर्षों के लिए लड़की के घर पे जाकर रहता है और लड़की की माता पिता की क्या करता है, सेवा करता है। राइट। चाहे वो खेती का काम हो या लड़की का परिवार जो भी काम करता है उस काम में लड़का क्या करता है, मदद करता है। और जब लड़की के माता पिता संतुष्ट हो जाते हैं तो उनकी शादी करा दी जाती है, जैसे सेवा विवाह कहते हैं। जैसे जो गोंड जनजाति है उसमें जब लड़का लड़की के घर पे जाकर कार्य करता है या माता पिता की सेवा करता है तो उसको क्या कहते हैं, लामानाई कहते हैं। राइट। इसके साथ ही जो लामानाई है अगर वो लड़की के घर में रहता है और वो ठीक से कार्य नहीं करता है तो उसको क्या कर देते हैं, उसको भगा देते हैं। उसकी जगह पे दूसरे व्यक्ति को जो है, जो भी इच्छुक विवाह के लिए इच्छुक होता है उसको रख लिया जाता है, और दूसरा लामानाई से अगर माता पिता जो है संतुष्ट हो जाते हैं तो उससे विवाह कर दिया जाता है। तो इसे सेवा विवाह कहा जाता है। राइट। वैसे ही बैगा जनजाति। राइट। तो यहाँ पर जो गोंड जनजाति है उसमें जो युवक सेवा करता है उसको लामनाई कहते हैं। राइट। और बैगा जनजाति में सेवा करने वाले युवक को लाम सेना के रूप में जाना जाता है। तो वहीं विरहोर तथा देहरादून के जौनसार बावर की जो खस जनजाति, ध्यान रखना विरहोर और खस जनजाति है, इसके साथ ही हिमाचल के जो गुजरे हैं उनमें भी इस प्रकार की जो है विवाह पद्धति मिलती है। तो गोंड हो जाएगा लामानाई बैगा में, लाम सेना, इसके अतिरिक्त विरहोर और जो है खस जनजाति देहरादून की, हिमाचल प्रदेश की गुजर में भी ये जो है सेवा विवाह का क्या है, प्रचलन है। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर
विनिमय विवाह हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि जनजातियों में बधू मूल्य चुकाना एक अनिवार्य क्या है, प्रथा है या रीति है। अब यदि कोई लड़का बधू मूल्य चुकाने में असमर्थ होता है तो वो लड़की के माता पिता की सेवा कर ले तो वो सेवा विवाह भी कर सकता है। लेकिन यदि लड़का सेवा भी नहीं करना चाहता है परंतु लड़की के परिवार में उसकी बहन है जिनकी शादी वो करना चाहता है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हुआ, विनिमय हुआ या एक्सचेंज हुआ, राइट। जब बधू मूल्य चुकाने में असमर्थ होती है परंतु जब वर पक्ष बधू मूल्य के एवज में अपने ही परिवार की, अपनी बहन या अपने परिवार की बहन या अपने रिश्तेदारों की बहन को जिस घर में वो लड़की को लेकर आ रहा है उस परिवार के किसी लड़के के साथ में उसका विवाह करा देते हैं, तो इस विवाह को क्या कहा जाता है, विनिमय विवाह कहा जाता है। कुल मिलाकर इस लड़के की जो है, इस युवक की जो शादी होगी तो ये जो है बधू मूल्य चुकाने के एवज में अपने परिवार की किसी महिला का जो है विवाह उस परिवार के किसी लड़के के साथ में करा देगा। इस तरीके से ना तो इस परिवार को बधू मूल्य चुकाने की आवश्यकता है और ना ही इस परिवार को अपना बधू मूल्य चुकाने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अर्थात अपनी पत्नी के बदले अपनी बहन का विवाह कर देना ही क्या कहलाता है, विनिमय विवाह कहलाता है, राइट। अब यहाँ पर चूंकि इस विवाह में दोनों ही पक्षों में जो है लड़कियों का एक तरीके से विवाह दूसरे परिवारों में होता है, इसीलिए जो बधू मूल्य, ना तो बधू मूल्य चुकाने की आवश्यकता होती है और ना ही सास ससुर की सेवा करने की आवश्यकता होती है। अब अगर इसका उदाहरण देखें तो भारत की अनेक जनजातियों में जो है वह है विनिमय विवाह प्रचलित होता है, राइट। तो अधिकांश या हम एक तरीके से कह सकते हैं कि लगभग हर एक जनजातियों में जो है वो विनिमय विवाह प्रचलन में होता है, परंतु असम की जो खासी जनजाति है इसमें विनिमय विवाह क्या है, निषिद्ध है। तो ध्यान रखना, विनिमय विवाह लगभग हर एक जनजाति में पाया जाता है लेकिन असम की खासी जनजाति में यह विवाह निषिद्ध होता है। अगला हो जाएगा हठ विवाह हो जाएगा। हठ विवाह भी जनजातियों में प्रेम विवाह का ही एक क्या होता है, प्रकार होता है, राइट। हठ विवाह वह विवाह होता है जिसमें जब लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वह विवाह करना चाहते हैं, जिसमें यदि लड़के का परिवार इसके लिए तैयार नहीं होता है। कुल मिलाकर जब लड़का अपने परिवार को मनाने में असफल हो जाता है, राइट, उस स्थिति में वह लड़की के माता पिता से आज्ञा लेकर लड़की के साथ में जो है कहीं बाहर चला जाता है या पलायन कर जाता है और वहाँ पर वह अपने वैवाहिक संबंधों को क्या करता है, स्थापित करता है, राइट। परंतु कई बार क्या होता है कि लड़का तो उसके घर में वापस आने में असमर्थ होता है लेकिन वह लड़की को अपने परिवार में आने की जो है स्वीकृति दे देता है। इस स्थिति में क्या होता है, जब लड़के के परिवार वाले नहीं मानते हैं तो कई बार लड़की जो है जबरदस्ती लड़के के परिवार में प्रवेश कर जाती है और उसके घर में जो है वो रहने लगती है। या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों लड़का लड़की आपस में प्रेम करें और लड़का अपने वादे से मुकर जाए, तो इस स्थिति में भी लड़की जबरदस्ती लड़के के घर में आकर रहने लगती है और वह लड़के को बाध्य करने के लिए भी ऐसा कर सकती है। कुल मिलाकर जब जबरदस्ती वह लड़के के घर में आकर या परिवार के साथ में रहने लगती है, एक तरीके से हट करने लगती है, हट पे बैठ जाती है कि नहीं मैं विवाह करूंगी तो इसी युवक से विवाह करूंगी। हालांकि आरंभ में उस लड़की का अपमान, अनादर या उसको भला बुरा कहा जाता है, लेकिन जब वो हट करती बैठती या एक तरीके से हट कर लेती है, एक तरीके से दृढ़ निश्चय हो जाती है कि मैं तो विवाह करूंगी तो इसी व्यक्ति से करूंगी और यहीं पर रहेंगी, तो इस तरीके से हट पूर्वक उसके परिवार वालों को उसको बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, हठ विवाह कहा जाता है। अब इसके उदाहरण, राइट, ये जो है भारतीय जनजातियां हैं जैसे ओराव, हो, कमार, मुंडा, विरहोर, इन सब जनजातियों में जो है वो हठ विवाह जो है वो पाया जाता है।
राइट। अगला हो जाएगा ममेरे फुफेरे विवाह हो जाएगा, राइट। मामा और फूफा, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा कि भाई एवं क्या हो जाएंगे, बहन हो जाएंगे, राइट। इनके अगर क्या है, बच्चे हैं, जैसे भाई की क्या है यहाँ पर लड़की है और बहन का क्या है, लड़का है, या स्थिति क्या होती, उल्टी भी हो सकती, दोनों। तो दरअसल ये जो लड़की है ये इसकी क्या होगी, बुआ होगी, राइट, और ये इसका क्या होगा, मामा होगा। तो कुल मिलाकर जब दो भाई बहनों के बच्चे आपस में शादी करते हैं या वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात जब मामा परिवार और जो बुआ परिवार है वो आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, तो उसे ही ममेरे फुफेरे विवाह कहा जाता है, राइट। इसके भी दो कारण हैं। एक कारण तो क्या हो जाएगा, वधू मूल्य हो जाएगा, राइट। कुल मिलाकर जब विवाह हुआ था पहली बार, तो इसमें भी जो है वधू मूल्य चुकाया गया था। इसीलिए कई बार क्या होती है, जो बहन होती है वो अपने भाई के परिवार से ही संबंध स्थापित कर लेती है, जिससे वधू मूल्य जो होता है वो परिवार के बीच में ही क्या होता है, बना रहता है। एक तरीके से देखा जाए तो जो वधू मूल्य की रकम होती है वो परिवार के बीच में ही या दोनों परिवारों में ही वो जो वधू मूल्य रहता है। तो एक तो वधू मूल्य का कारण हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा कि दोनों परिवारों में हमेशा घनिष्ठता बनी रहे, इसके लिए भी ममेरे फुफेरे विवाह जो है वो किए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत की गोंड जनजाति, खरिया, खास, कादर जनजातियों में ऐसे विवाह को बहुत ही महत्व दिया जाता है, राइट। तो एक तो क्या हो जाएगा यहाँ पर घनिष्ठता, और दूसरा जो कन्या मूल का बोझ है उससे बचना, या हम ये कह सकते हैं कि घर की संपत्ति घर में ही रहे, इस वजह से जो ममेरे फुफेरे विवाह होते हैं वो संपन्न किए जाते हैं। वहीं जो गौड़ जनजाति है उसमें ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है, दूध लुटावा विवाह कहा जाता है, राइट। चलिए अब अगला हो जाएगा देवर विवाह हो जाएगा, राइट। देवर विवाह से तात्पर्य, देखिए जनजातियों में जब विवाह संबंध स्थापित होते हैं तो उसमें वर पक्ष को, वधू पक्ष को अधिक जो है वो वधू मूल्य क्या होता है, चुकाना पड़ता है, राइट। और कई बार एक परिवार अधिक जो है वधू मूल्य देकर युवती के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित, परिवार वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। अब अगर किसी वजह से दो भाई हैं, उसमें से बड़े भाई की अगर किसी भी वजह से मृत्यु हो जाती है, अर्थात स्त्री के पति की यदि मृत्यु हो जाती है, तो जो उसका छोटा भाई है, राइट, अगर वह अविवाहित है तो उसके विवाह के समय भी उसको वधू मूल्य देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि वह अपनी भाभी के साथ ही उसका क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है, अर्थात स्त्री का अपने देवर के साथ में विवाह कर दिया जाता है, और इसी विवाह को क्या कहते हैं, देवर विवाह कहते हैं, राइट। और इसका कारण भी क्या है कि कन्या मूल्य, या जिसको हम कह सकते हैं कि वधू मूल्य ना देना पड़े, क्योंकि अगर देवर का विवाह किसी दूसरे परिवार में होगा तो फिर से वधू मूल्य चुकाना पड़ेगा, जो कि हो सकता है उस परिवार के हित में ना हो। तो बात वही है, कन्या मूल्य या वधू मूल्य ना देना पड़े, इसीलिए जो देवर होता है, राइट, उसका विवाह जो है वो जो है स्त्री से या भाभी से कर दिया जाता है, जिसे देवर विवाह कहा जाता है, राइट। अब यहाँ पर देवर विवाह जो है वो भले ही देवर विवाहित हो या अविवाहित हो, दोनों ही स्थिति में पुनर्विवाह को अनुचित नहीं माना जाता है, अर्थात उचित माना जाता है। और दूसरी चीज, ये पारिवारिक सुरक्षा के हिसाब से भी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, राइट। जो भाभी है और उनके जो बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए भी अगर देवर से विवाह हो जाएगा तो एक ही परिवार रहेगा, तो उनकी सामाजिक सुरक्षा भी रहेगा। अब क्या हो जाएगा, सामूहिक साली विवाह हो जाएगा, राइट। तो ये देवर विवाह का एक तरीके से विपरीत विवाह है। इस विवाह में भी क्या है, साली विवाह वह विवाह होता है जिसमें यदि किसी व्यक्ति की पत्नी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, तो वह अपनी साली से क्या कर सकता है, विवाह कर सकता है, और इस विवाह को ही क्या माना जाता है, साली विवाह होता है।
कहा जाता है। और शाली विवाह को भी क्या माना जाता है? अच्छा विवाह माना जाता है। इसका भी कारण क्या है? वही वधू मूल्य है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो पहले ही विवाह के लिए अच्छा खासा वधू मूल्य लड़की के परिवार को दे चुका है। अब किसी वजह से वधू की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वाले जो है अपनी अविवाहित साली से जो है अविवाहित साली का जो विवाह है वो उस व्यक्ति से कर देते हैं। दरअसल इसको नैतिक रूप से अच्छा माना जाता है कि एक उस व्यक्ति ने वधू मूल्य देकर विवाह किया, उसकी पत्नी चली गई, तो एक तो उसका दुख है, दूसरी चीज ये है कि नैतिक रूप से अब जो है कन्या पक्ष उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए नैतिक रूप से इसको सही माना जाता, राइट। और कुछ कुछ जो जनजातियां हैं उसमें बहुपत्नी विवाह का भी क्या होता है? प्रचलन होता है, राइट। इसीलिए लड़ाई झगड़े ना हो या परिवार की सुरक्षा हो, इसीलिए कई बार जो जितनी भी व्यक्ति होता है वह सभी बहनों से एक साथ ही क्या करता है? विवाह कर लेता है, जिससे परिवार में भी क्या होता है? संतुलन बना रहता है, राइट। तो इसको हम शाली विवाह के रूप में जानते हैं, राइट। अब यहाँ पर जो जितनी भी विवाह पद्धतियाँ पढ़ी हैं, हो सकता है उनका जो निक नेम है या अन्य नाम है वो आपको याद रखना पड़े, तो हम एक तरीके से फटाफट देख लेते हैं। ममेरे फफूर विवाह को दूध लौटावा विवाह भी कहते हैं गोंड जनजाति में। जो क्रय विवाह है उसको अर उतो या परिंगधन विवाह कहा जाता है, राइट। कुल मिलाकर जो तीसरा हो जाएगा सेवा विवाह, इसको लमसेना विवाह कहा जाता है, किसमें? बैगा जनजाति में। और लामा नाई जो है वो किसमें कहा जाता है? गोंड जनजाति में, राइट। फिर अपहरण विवाह, इसको पायसो तुर जो विवाह के नाम से भी जाना जाता है गोंड जनजाति में। हट विवाह को पैठुर विवाह के नाम से भी जाना जाता है, किसमें? बैगा जनजाति में, राइट। वहीं जो विनिमय विवाह है इसको गुरावट विवाह के नाम से गोंड जनजाति में प्रचलित होता है। वहीं जो गंधर्व विवाह है वह पोटा विवाह के नाम से कोरकू जनजाति में प्रचलित है। वहीं जो सह पलायन विवाह है इसमें तो प्रेमी जो जोड़ा होता है वो सह पलायन कर जाते हैं, बाद में जब माता पिता उनको वापस बुला लेते हैं, नाराजगी समाप्त कर देते हैं तो वो घर वापस आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर हमने प्रमुख जनजातीय विवाहों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम यहाँ पर विवाह की अन्य पद्धतियों के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा विवाह की अन्य पद्धतियों में अंतर्विवाह पद्धति, बहिर्विवाह विवाह पद्धति, फिर अनुलोम विवाह हो जाएगा, प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। तो विवाह की अन्य पद्धतियाँ जो कि विवाह से जो संबंधित नियम होते हैं उनसे संबंधित होती हैं। दरअसल विवाह दो जातियों के बीच में, दो समुदायों के बीच में भी वैवाहिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। इसीलिए जो है वर्ण संकर से बचने के लिए या रक्त की शुद्धता को बनाने के लिए या अपनी जाति की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जो विवाह से संबंधित नियम हैं उनके आधार पर कुछ विवाह पद्धतियां विकसित हुई हैं जिनको हम समझेंगे। जैसे हो जाएगा अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, राइट। तो अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, तो विवाह से संबंधित जो नियम हैं उस आधार पर हम विवाह जो पद्धतियां हैं उनको इन चार में अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह में क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर जो बहिर्विवाह होता है वह फिर तीन प्रकार का होता है, राइट। एक होता है सगोत्र विवाह, दूसरा क्या होता है? प्रवर विवाह और तीसरा क्या हो जाएगा? सपिंड विवाह हो जाएगा। इनको हम एक एक करके यहाँ पर समझते हैं, राइट। सबसे पहला क्या हो जाएगा? अंतर्विवाह हो जाएगा। देखिए भारतीय परंपरा है उसमें आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था एवं वर्ण व्यवस्था को महत्व दिया गया है, राइट। और भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय समाज में चार वर्ण माने गए हैं, राइट। पहला क्या हो जाएगा? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैद्य और चौथा क्या हो जाएगा? शूद्र हो जाएगा। तो भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित है, इसके साथ ही जाति व्यवस्था भी अत्यधिक रूप से प्रचलित है। तो भारत में दो वर्णों
एवं दो जातियों के बीच में जो विवाह संबंध स्थापित होते हैं उसमें पहला भाग हो जाएगा यहाँ पर अंतर्विवाह। राइट, अंतर्विवाह का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति अपने ही वर्ण में या अपनी ही जाति में क्या करता है, विवाह संबंध स्थापित करता है, तो उसे ही अंतर विवाह के नाम से जाना जाता है। और धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही वर्ण में, जैसे ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण वर्ण में, राइट, और क्षत्रिय है तो उसको क्षत्रिय वर्ण में ही विवाह करना चाहिए, जिसको अनुचित माना गया है। कोई भी व्यक्ति अपने वर्ण एवं अपनी जाति से बाहर उसे विवाह नहीं करना चाहिए। कई बार तो इसको समाज में स्वीकार भी नहीं किया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के विपरीत जाकर किसी दूसरी जाति में या किसी दूसरे वर्ण में जाकर विवाह करता है तो उसको सामाजिक रूप से दंड दिया जाता है। हो सकता है उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए या उससे जो है रिश्ते या संबंध हैं वो तोड़ लिए जाएं। राइट, तो एक तरीके से जो अंतरजातीय विवाह है उसमें से भी ये क्या होता है, अंतर्विवाह होता है अपनी जाति में। फिर उपजाति अंतर्विवाह होता है, जो उपजातियां हैं, जाति की भी उपजातियां हैं, उनमें ही विवाह होना। या फिर क्या हो जाएगा, क्षेत्र अंतर्विवाह। राइट, जैसे मालवा क्षेत्र हो गया, तो मालवा क्षेत्र में मालवा क्षेत्र के जो वैवाहिक संबंध है वो मालवा क्षेत्र के लोगों के साथ में ही क्या होंगे, व्यवस्थित होंगे। तो एक तरीके से ये जो अंतर्विवाह है, एक तो जाति आधारित अंतर्विवाह हो जाएगा, अर्थात जब एक व्यक्ति अपनी ही जाति में वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा तो उसको अंतर्विवाह कहेंगे। फिर उपजाति अंतर्विवाह, राइट, जैसे ब्राह्मण जाति है, राइट, उसमें भी कई अलग अलग फिर क्या होती है, उपजातियां होती हैं। तो अगर अपनी उपजाति में ही वैवाहिक संबंध है तो वो उपजाति अंतर्विवाह कहलाएगा। और अगर दो या एक विशेष क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र में ही जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं तो उसको क्षेत्र अंतर्विवाह के नाम से भी जाना जाता है। राइट, अब दरअसल क्या है कि चूंकि इस नियम के कारण ही हिंदू में कई जातियां होती हैं और अपनी ही जाति में अपने उपयुक्त जीवन साथी को चुनना जो है काफ़ी कठिन होता है और एक तरीके से बहुत जो ऑप्शन भी क्या होते हैं, बहुत सीमित हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर अंतर्विवाह के बारे में हमने समझा। इसके साथ ही जो डॉक्टर रिवर्स ने लिखा, अंतर्विवाह का संबंध उस विनिमय से होता है जिसमें व्यक्ति समूह में ही जीवन साथी का क्या होता है, चुनता है, या उसको समूह में से ही अपने जीवन साथी को चुनना क्या होता है, अनिवार्य होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है रक्त की विशुद्धता को बनाए रखना। राइट, कुल मिलाकर अगर दूसरी जाति के लोगों से वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे तो रक्त की शुद्धता क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एक तरीके से जो है रक्त, वो जब उनकी संतानें होंगी तो उन संतानों में अपने माता पिता अर्थात दो जातियों का रक्त संकृत हो जाएगा। इसकी वजह से रक्त की शुद्धता कम हो जाएगी। तो रक्त की विशुद्धता बनाने के लिए अंतर्विवाह का प्रचलन होता है। राइट, और एक तरीके से इसी वजह से जो है हिंदू समुदाय वो कई छोटे छोटे समूहों में भी टूट गया है या बट गया है। दूसरा हो जाएगा बहिर्विवाह हो जाएगा। बहिर्विवाह वह विवाह होता है जिसमें एक समुदाय, एक जाति का व्यक्ति अपने दूसरे समुदाय में क्या करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। राइट, अर्थात ये अंतर्विवाह क्या क्या होता है, उल्टा होता है। तो बहिर्विवाह में जो है अपने गोत्र, पिंड या समूह की कन्या से विवाहित संबंध स्थापित ना करे बल्कि अपने गोत्र, अपने पिंड और दूसरे समूह की कन्या से वैवाहिक संबंध स्थापित करे। कुल मिलाकर जब व्यक्ति दूसरे गोत्र या अन्य पिंड या अन्य समूह की कन्या से या युवक से वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं तो उसको ही बहिर्विवाह कहा जाता है। राइट, और इसका कारण क्या है, यौन नैतिकता को बनाए रखना। दरअसल यौनिक नैतिकता क्या हुई
कि जब हमारे आपसी संबंध होते हैं, भारत में, भारतीय समाज में किसी भी लड़की को किसी भी लड़के का भाई एवं बहन समझा जाता है, और अगर वो दोनों एक ही गोत्र से हैं तो एक ही गोत्र के युवक एवं युवती भाई बहन होंगे, उन एक ही पिंड से हैं या एक ही समूह से हैं, तब भी वो क्या होंगे, भाई बहन से माने जाएंगे। और भाई बहन के बीच में जो दैहिक संबंध स्थापित हों या यौनिक संबंध स्थापित हों, उससे बचने के लिए ही जो है बहिर्विवाह जो है वो संपन्न होता है। अब बहिर्विवाह के भी 3 स्वरूप प्रचलित होते हैं, एक हो जाएगा सपिंड, एक हो जाएगा सगोत्र और एक क्या हो जाएगा, प्रवर। राइट, सबसे पहला क्या हो जाएगा, सगोत्र बहिर्विवाह हो जाएगा। राइट, कुल मिलाकर किसी भी स्त्री पुरुष को अपने गोत्र के अंदर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती है, अर्थात सगोत्र को वर्जित माना जाता है। जिस गोत्र का युवक या युवती है उसी गोत्र के युवक युवती से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जाता, अर्थात अपने गोत्र के अंदर विवाहित करना वर्जित माना जाता है, जिसे सगोत्र विवाह कहा जाता है। राइट, अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गोत्र है दरअसल किसी एक पुरुष से ही या एक जो है वास्तविक पूर्वज से ही उसकी संतानें क्या हुई हैं, उत्पत्ति हुई हैं, अर्थात एक ही पूर्वज से जितनी भी संतानें हैं वो आपस में क्या होंगी, भाई बहन होंगी, अर्थात एक ही पूर्वज की संतानों का जो समूह होता है उसको ही कहते हैं गोत्र कहते हैं, और गोत्र में हमेशा युवक युवती भाई बहन होते हैं, इसीलिए उनको रक्त संबंधी या भाई बहन माना जाता है, इसीलिए सगोत्र विवाह जो है इसको अमान्य माना जाता है। राइट, और 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में भी यह विवाह क्या है, अमान्य है। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रवर विवाह हो जाएगा। प्रवर का मतलब क्या होता है, दरअसल गोत्र क्या होता है कि जब एक काल्पनिक या वास्तविक पूर्वज की संतानें जो होती हैं उनके समूह को क्या कहते हैं, गोत्र कहते हैं, और एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित माना जाता है, जिसको सगोत्र विवाह कहते हैं। दूसरा प्रवर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में जब यज्ञ करते थे तो कुछ विशेष लोगों को एक ही यज्ञकर्ता क्या करता था, यज्ञ करवाता था, अर्थात जब एक समान ऋषि या समान यज्ञकर्ता या समान जो है एक ही समान ऋषि के द्वारा या एक ही पूर्वज का जब लोग आह्वान करते थे या एक ही धार्मिक भावना में विश्वास करते थे, तो एक समान ऋषि के द्वारा यज्ञ या एक ही पूर्वज का आह्वान करते थे या एक साथ यज्ञ करते थे, उनके समूह को क्या माना गया, प्रवर माना गया। और धर्म में भी, धर्म को भी हमारे यहाँ पर बहुत अधिक जो है वो महत्व दिया गया है, धर्म को आध्यात्मिक जो है वो महत्व अधिक होता है, इसलिए धार्मिक एवं आध्यात्मिक संबंध होने की वजह से ही यौनिक नैतिकता को बनाए रखने के लिए इनके बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित करना अनुचित माना गया है। और 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में भी यह भी क्या है, अमान्य है। तीसरा हो जाएगा सपिंड। दरअसल हमारे जो रक्त है, रक्त में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको आम भाषा में पिंड कहा जाता है। राइट, अर्थात जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं एवं क्या हो जाएंगे, ब्लड प्लेट्स हो जाएंगे। तो सपिंड का मतलब क्या होना, एक समान होना, अर्थात अगर किसी व्यक्ति के रक्त कण, राइट, या जो ब्लड सेल्स हैं या जो रक्त कणिकाएं हैं, रक्त कण है या ब्लड सेल्स हैं, अगर वो दोनों व्यक्तियों में एक समान होती हैं तो उनको सपिंड बोला जाता है। और सपिंड दो व्यक्तियों की अगर रक्त के जो कण है वो समान है तो वो सपिंड होंगे, और सपिंड विवाह को भी वर्जित माना गया है। राइट, ऐसा माना जाता है कि 7 पीढ़ियों, पुरुष की ओर से या पिता की ओर से 7 पीढ़ियों तक तथा माता की ओर से 5 पीढ़ियों तक के सभी स्त्री पुरुष जो होते हैं सपिंड होते हैं। कहने का मतलब ये कि पिता की ओर से उसके जो
आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं वो 7 पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती हैं, वहीं जो स्त्री की 5 पीढ़ियों तक। इसीलिए पुरुष की पिता की ओर से 7 पीढ़ी और स्त्री की ओर से 5 पीढ़ियों तक जो है वो पिंड सपान होते हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच में भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, रक्त की पवित्रता भी जो है वो बनी हुई रहेगी। और यह भी 1955 के हिंदू विवाह में क्या है, अमान्य है। अब हो जाएगा यहाँ पर प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। तो प्रतिलोम विवाह क्या होता है कि जब किसी उच्च वर्ण, उच्च जाति, उपजाति, कुल, गोत्र, वंश की लड़की अपने से निम्न जाति के वंश के लड़के से विवाह करती है तो इसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। कुल मिलाकर जब लड़की या युवती ऊंचे कुल, वर्ण, गोत्र, उपजाति या वंश से हो और लड़का निम्न कुल, वर्ण, गोत्र से हो तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और दरअसल आर्यों ने रक्त की शुद्धता के लिए या फिर अपनी जो स्त्रियां हैं वो द्रविड़ों से विवाह ना करें, इसीलिए प्राचीन समय से ही जो प्रतिलोम विवाह है उसको अमान्य माना गया है या अपवित्र माना गया है। राइट। तो कुल मिलाकर जो द्रविड़ जो आर्य स्त्रियां हैं वो द्रविड़ पुरुषों से विवाह ना करें, इसीलिए जो है हिंदू जो समाज है उसमें अनुलोम विवाह को ही क्या है, स्वीकृति दी गई है। और जो प्रतिलोम विवाह है उसको क्या माना गया है, वर्जित माना गया है। मतलब ऊंचे कुल की लड़की नीचे कुल के लड़के के साथ विवाह नहीं कर सकती है, परंतु जो अनुलोम विवाह जिसमें ऊंचे कुल का लड़का हो और नीचे कुल की लड़की हो तो उसको स्वीकार किया गया है और प्रतिलोम विवाह को स्वीकार नहीं किया गया है। इसका कारण ये माना गया है कि इस तरीके से जो संतानें उत्पन्न होंगी वो निम्न कुल की ही मानी जाएंगी या अपवित्र मानी जाएंगी। राइट। चौथा हो जाएगा अनुलोम विवाह हो जाएगा। अनुलोम विवाह वह विवाह होती है जिसमें अगर लड़का ऊंचे कुल का हो, वर्ण का हो और लड़की का जो है लड़की का कुल गोत्र लड़के से क्या हो, नीचा हो, या लड़की निम्न कुल, जाति, उपजाति, वर्ण की हो तो इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता है, अनुलोम विवाह कहा जाता है। या कुल मिलाकर हम ये कहें कि जब लड़का उच्च सामाजिक समूह का हो, लड़की निम्न सामाजिक समूह की हो तो उसको क्या कहा जाता है, अनुलोम विवाह कहा जाता है। और इसको धर्म शास्त्रों में और हिंदू समाज में मान्यता प्राप्त है। अर्थात ऊंचे कुल का लड़का नीचे कुल की लड़की से विवाह कर सकता है और इसको स्वीकार भी किया जाता है। लेकिन इसका विपरीत प्रतिलोम विवाह जो है वो समाज में स्वीकृत नहीं होता है। राइट। तो ये थी विवाह की पद्धतियाँ जिनको हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।